हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस एसएससी जेईई सीबीटी 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर जाके नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट भी रिलीज हो गया और अब आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर देनी चाहिए स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि बहुत सारे क्वेश्चन को एक संग डिस्कस कराओ, तो जरूर जाइए। एनवायरमेंट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उनको जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो जो हमारा रेनफॉल सिमुलेटर होता है वो बेसिकली क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? डिस्चार्ज, रेनफॉल इंटेंसिटी, इन्फिल्ट्रेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम किसको बनाते हैं, तो वो होता है हमारा हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ को यूज किया जाता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी की, रेनफॉल इंटेंसिटी की बात की जाए तो रेनफॉल इंटेंसिटी जो है हमारा बेसिकली वो हाइटोग्राफ को यूज किया जाता है। हाइटोग्राफ यूज किया जाता है जिसमें हम रेनफॉल इंटेंसिटी को ड्रॉ करते हैं। तो रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइटोग्राफ को यूज किया जाता है। वहीं पर अगर हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाता है? इन्फिल्ट्रेशन को किससे यूज किया जाता है? ये जो हमारा रेनफॉल सिमुलेटर है, रेनफॉल सिमुलेटर है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रेसिपिटेशन बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन क्या है? हमारा रेनफॉल, स्नोफॉल, कोई भी चीज जो आसमान से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही है वो हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन कोई भी तरीके का हो सकता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, एक होता है हमारा मास कर्व। अगर हम मास कर्व की बात करें तो मास कर्व हमारा क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना हुआ है। तो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए मेरा मास कर्व यूज किया जाता है। वहीं पे हमारा बात करें तो एक और होता है हमारा डबल मास कर्व। तो अगर टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करना है तो मास कर्व यूज किया। अगर डबल मास कर्व की बात करते हैं, डबल मास कर्व की बात करें, तो ये मेरे को कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल को पता करने के लिए यूज किया जाता है। अगर डबल मास कर्व की बात करते हैं, ये मेरा पता करने के लिए यूज किया जाता है। डबल मास कर्व हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए मेरा डबल मास कर्व यूज किया जाता है, कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल। वहीं पे अगर हम बात करें हाइड्रोग्राफ, अभी हमने देख लिया डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हीटोग्राफ अभी हमने देख लिया, वो रेनफॉल को इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। रेनफॉल सिमुलेटर हमारा इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक हमारे पास होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा बेसिकली हमारा रन ऑफ, जो यूनिट रन ऑफ है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है जो होता है हमारा फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ये बेसिकली जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जो हमारा फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, वो बेसिकली जो हमारा पावर प्लांट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, वहां पर कितना मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, पावर इलेक्ट्रिक प्लांट है, वहां पर हमारा मिनिमम कितना फ्लो है और मैक्सिमम कितना फ्लो है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट्स में मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्लो को देखने के लिए यूज किया जाता है हमारा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं जिसको ये मेजर करता है। इंपॉर्टेंट है, आज रेन सिमुलेटर के लिए पूछ लिया, कल किसी और के लिए पूछ सकता है। तो ये पर्टिकुलर डाटा आप अपने जो नोट्स है उसमें जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ इट रेन्स बिटवीन 2 PM एंड 3 PM एंड द एंटायर बेसिन एरिया जस्ट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग वाटर एट 3 PM। बेसिकली रेन हमारी 2 बजे स्टार्ट हुई, फिर 3 PM तक चली, और 3 बजे के बाद जो है हमारा वाटर आउटलेट में वाटर कंट्रीब्यूट करने लगा, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा? 15 मिनट्स, 29 मिनट्स, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स। जो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट है, अगर मैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की बात करूं तो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट और जो मेरा आउटलेट पॉइंट है, तो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट और जो मेरा आउटलेट पॉइंट है, यहाँ पे जो मेरा आउटलेट पॉइंट है, इन दोनों के बीच जो टाइम ट्रेवल होने में जो मेरा टाइम लग रहा है, ट्रेवल होने में जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच जो ट्रेवल होने में टाइम लगता है, उसी को मैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलती हूँ। अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो 2 टाइम का सम है। सबसे पहला एक होता है जो शीट फ्लो भी बोलते हैं, या फिर उसे ओवरलैंड फ्लो, शीट फ्लो या फिर उसे बोलते हैं हम ओवरलैंड फ्लो। तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ओवरलैंड फ्लो बोलो या शीट फ्लो, मतलब क्या है, जैसे एक पेपर लिया, एक शीट ली, तो उसके ऊपर अगर हमारा वाटर जो फ्लो कर रहा है, बिल्कुल जो हमारा स्मूथ प्लेन लैंड है, जो प्लेन लैंड है या फिर शीट लैंड है, उस पर जब मेरा वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं शीट फ्लो या फिर ओवरलैंड फ्लो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है वो है मेरा जो उसको बोलेंगे आउटलेट फ्लो
एक होता है मेरा चैनल फ्लो या फिर हमारा आउटलेट फ्लो। चैनल फ्लो क्या है, जब मेरा शीट फ्लोर से लेके वाटर मेरा अब किसी चैनल में, जिस ओपन चैनल में अगर फ्लो कर रहा है तो ओपन चैनल फ्लो, या फिर मैं उसे बोलूंगी चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं चैनल फ्लो टाइम। इन दोनों के टाइम का समीशन ही मेरा कंसंट्रेशन टाइम होता है बेसिकली। अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर एक हम इमेज से समझेंगे, समझते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करते हैं उसको से कि हमारा जो कंसंट्रेशन टाइम क्या होता है। सपोज ये मेरा यहाँ पर मैंने y एक्सिस पे ड्रॉ किया है, y एक्सिस पे ड्रॉ किया है मैंने डिस्चार्ज, x एक्सिस पे ड्रॉ किया है मैंने टाइम। तो डिस्चार्ज और टाइम के ग्राफ को हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। तो y एक्सिस पे है मेरा डिस्चार्ज, x एक्सिस पे है मेरा टाइम। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, अब इसको ड्रॉ करूंगी यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आता है, इस पॉइंट से लेके जो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट है यहाँ तक लेको, इसको मैं है ना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से शो करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अभी किस किस पॉइंट पर हमारा किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने ये समझा कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा स्लोप पे डिपेंड करता है, किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, स्लोप पे डिपेंड करता है, कैचमेंट के करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। मेरा जो कैचमेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है, करेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। फ्लो पाथ पे डिपेंड करता है, फ्लो पाथ पर डिपेंड करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन पे डिपेंड करता है मेरा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करते हैं पर, तो कंसंट्रेशन 2 से 3 बजे तक में मेरी बारिश हुई है, 2 से 3 बजे तक बारिश हुई है, और 3 बजे जो है मेरा वाटर आउटलेट में पहुंचा है, बजे जो है आउटलेट में पहुंचा है। इसका मतलब कि पूरा 60 मिनट्स उसको लगे हैं वाटर को, मेरा जो मेन दूर से पॉइंट है वहां से आउटलेट तक पहुंचने में उसको 60 मिनट लगे हैं, या फिर 1 आवर लगे हैं, 1 आवर लगे हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ 4 आवर रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर, मुझे कैचमेंट एरिया भी दे रखा है 250 किलोमीटर स्क्वायर, प्रोड्यूसेस रेनफॉल डेप्थ ऑफ 6.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो मुझे रेनफॉल डेप्थ दे रखी है 6.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन सक्सेसिव 2 आवर्स यूनिट। तो बेसिकली 4 आवर टाइम पीरियड है हमारा, उसमें 2-2 घंटे पे हमारा 6.2 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है, फिर 5 सेंटीमीटर पर, मतलब मुझे पर आवर निकालना पड़ेगा, 2 आवर्स का दे रखा है। ठीक है, अज्यूमिंग 5 इंडेक्स, तो मुझे 5 इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है सॉइल की, वो है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। रन ऑफ वॉल्यूम निकालना है, रन ऑफ डेप्थ नहीं निकालना, रन ऑफ वॉल्यूम निकालना है हेक्टेयर मीटर में। तो वैल्यूज हमें निकालनी है फटाफट से। तो दो तरीके हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड 1 को देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज पता होनी चाहिए, इंडेक्स का रोल क्या है बेसिकली। अगर मेरी रेनफॉल, अगर मेरी जो रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल जो है वो 5 इंडेक्स से कम है, अगर मेरी जो रेनफॉल है वो 5 इंडेक्स से कम है, तो मेरा जो सब है वो तो जो मेरा रेनफॉल है वो इनफिल्ट्रेशन के बराबर हो जाएगा, कि जितनी बारिश हुई और वो उतना ही इनफिल्ट्रेट हो गया, तो वो सब मेरा इनफिल्ट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी जो रेनफॉल है वो 5 इंडेक्स जो है उससे ज्यादा है, अगर मेरी जो रेनफॉल है वो 5 इंडेक्स से ज्यादा है, तो अब यहाँ पर जो मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो अब क्या होगा बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, मेरा जो 5 इंडेक्स है, जो 5 इंडेक्स है उसके बराबर हो जाएगा, और मुझे एक्सेसिव रेनफॉल मिल जाएगी। रेनफॉल में अगर मैं 5 इंडेक्स को माइनस कर दूं, तो जो मेरा एक्सेसिव रेनफॉल है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेनफॉल है उससे ज्यादा जो चीज होगी वो मेरा रन ऑफ होगा। तो बेसिकली अब क्या होगा बेसिकली इस केस में, कि मेरा जो रेनफॉल है वो 5 इंडेक्स से ज्यादा है, तो जो मेरा इन्फिल्ट्रेशन रेट है, पहले वाले केस में इन्फिल्ट्रेशन रेट मेरा रेनफॉल के इक्वल हो गया था, लेकिन इस वाले केस में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो मेरा, जो मेरा 5 इंडेक्स है उसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा, और मुझे रन ऑफ मिल जाएगा। रन ऑफ क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेसिव रेनफॉल जो है वो मेरा रन ऑफ हो जाएगा। तो रन ऑफ के लिए मैं क्या करूंगी, रन ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, जो एक्सेसिव रेनफॉल है, जो एक्सेसिव रेनफॉल है वो मेरा रन ऑफ हो जाएगा। तो एक्सेसिव रेनफॉल विल बी इक्वल्स टू रन ऑफ, रन ऑफ के इक्वल मेरा ये हो जाएगा। तो इसको जब मैं आराम से सॉल्व करूंगी, आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड 1 को देखते हैं। मेथड 1 थोड़ा सा लेंदी है तो उसको देख लेते हैं, पहले उसको समझेंगे बेसिकली।
तो मेथड 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले कैचमेंट एरिया दे रखा है, सारी डाटा को आप लोग एक बार एक जगह लिख लीजिए। कैचमेंट एरिया दे रखा है मुझे 250 किलोमीटर स्क्वायर, इसको मैं हेक्टेयर में चेंज करूंगी बाद में, क्योंकि हेक्टेयर मीटर में वैल्यू पूछी। अब मुझे एक बात पता है कि मेरा 2 आवर्स के लिए मेरी रेनफॉल डेप्थ क्या है, 6.2 सेंटीमीटर, और मेरा 5 सेंटीमीटर, ये मेरे 2 आवर्स के लिए है। 2 आवर्स के लिए तो मैं इसको 1 आवर के लिए चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी जो 5 की वैल्यू है वो भी पर आवर के हिसाब से है, तो 1 आवर में चेंज करूंगी तो हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर पर आवर, और एक हो जाएगा मेरा 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये मेरी वैल्यू दे रखी है, और मुझे फाई इंडेक्स दे रखा है, फाई इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। अब अगर मैं फटाफट बात करूं तो रन ऑफ डेप्थ हो गया मेरा, रन ऑफ डेप्थ जो है उसको मेरे को फाइंड करना है बेसिकली। तो रन ऑफ डेप्थ क्या हो जाएगा मेरा, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो रेनफॉल है उसमें फाई इंडेक्स को माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा। तो रन ऑफ डेप्थ क्या हो जाएगा, जो मेरा 3.1 है उसमें मैंने 1.2 को माइनस कर दिया, लेकिन ये तो पर आवर के हिसाब से था, मुझे 2 आवर्स के लिए चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से यहाँ पर 2.5 है, उसको मैंने 1.2 से जो मेरा 5 है उसको माइनस किया, और मैंने 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, निकल के आएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये माइनस किया 2 तो 9 पॉइंट, और यहाँ पे 2.1, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3.1, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब बेसिकली ये हो जाएगा मेरा 3.8, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2.6। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6.4 सेंटीमीटर। तो मेरी जो रन ऑफ डेप्थ निकल के आई है वो 6.4 सेंटीमीटर निकल के आई है। अब मुझे लेकिन रन ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो रन ऑफ वॉल्यूम, अब यहाँ पे सारा गेम मेरा यूनिट्स का है। रन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, डेप्थ में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एरिया का। डेप्थ मेरा कितना निकल के आया, 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करूंगी, 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर में हो गया। और ये मेरा एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसको मुझे अब चेंज करना है हेक्टेयर में। 250 किलोमीटर स्क्वायर को जब मैं हेक्टेयर में चेंज करूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेसिमल और हटाया तो ये नीचे आ जाएगा, तो 64/1000, और यहाँ पर मेरा 250 लिखा है और मल्टीप्लाई बाय 10⁶, तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 25 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार कट लेते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई। 64 है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 से 100 होता है, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 150। तो यहाँ से मेरा निकल के आया है 1600, तो यहाँ से मेरी निकल के आई है 25 को मैंने 64 से मल्टीप्लाई किया 1600, एक जीरो ये है तो 10⁴। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली अब मेरे को, अब ये मेरा किस में निकल के आया था, ये मीटर स्क्वायर में था, अब मेरे को मीटर स्क्वायर है, हेक्टेयर में करना होता है तो 10⁴ से डिवाइड करना होता है, तो ये हेक्टेयर में कैंसिल हो जाएगा, तो 1600 मेरी वैल्यू निकल के आ गई। 1600 हेक्टेयर मेरा वॉल्यूम निकल के आया है। 1600 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, तो 1600 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेथड 2 की बात की जाए तो मेथड 2 बहुत इजी है और आप लोगों को इसी को अप्रोच करना है। अगर मेथड 2 की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाई इंडेक्स, जो हमारा फाई इंडेक्स है वो होता है हमारा प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन टाइम। तो बेसिकली अगर मैं फाई इंडेक्स की बात करूं तो फाई इंडेक्स हमारा कितना गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। जो प्रेसिपिटेशन है वो हमारा कितना हो जाएगा, 6.2 + 5, तो ये मेरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। रन ऑफ को मुझे फाइंड ही करना है तो रन ऑफ मेरा आर से भी शो कर सकते हैं, और टाइम हमारा 4 आवर दे रखा है, 4 को यहाँ भेजा तो ये हो जाएगा मेरा 4.8 सेंटीमीटर, और ये मेरा ऐड होने के बाद हो जाएगा 11.2 माइनस आर करेंगे, रन ऑफ यहाँ से निकल के आ जाएगा। 11.2 को अगर आप इससे माइनस करोगे तो 11.2 को आप माइनस करें 4.8 से, तो ये हो जाएगा मेरा 12 से 8 माइनस किया 4, और ये 10 हो जाएगा तो 6.4, आपका 6.4 सेंटीमीटर रन ऑफ निकल के आएगा। फिर तो आपको बस यही वाला मेथड पूरा फिर से प्रोसेस करना है। 6.4 सेंटीमीटर एरिया से मल्टीप्लाई किया तो रन ऑफ वॉल्यूम निकाला और हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लिया। 1600 आपका दोनों ही तरीके से आ जाएगा, तो आपकी मर्जी, आप मेथड 1 भी अप्रोच कर सकते हो, मेथड 2 भी अप्रोच कर तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग है, जिसमें एक तरफ हॉर्टन्स फॉर्मूला, लीजी मीटर, ब्रैनिक लिडल और हमारा पेन कोएफिशिएंट के बारे में बात की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें
तो हॉटन्स फॉर्मूला की बात की जाए तो ये बेसिकली हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें, ये एक इक्वेशन है जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे वाटर हमारा किस रेट से सॉइल के अंदर एंटर कर रहा है, इसको बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी या इन्फिल्ट्रेशन रेट। अगर मैं बात करूं, ये हॉटन्स फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, हॉटन्स फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा इस तरीके से हम शो करते हैं। जो हमारा एफ है ब्रैकेट में हमारा एफ आई माइनस एफ और फिर हमारा ई की पावर माइनस के टी। यहाँ पर एफ क्या है? ये जो मेरा फाइनल या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट है, ये मेरा हो जाएगा बेसिकली फाइनल या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो इन्फिल्ट्रेशन रेट देखने को मिलता है उसे हम एफ बोलते हैं। और एफ आई क्या हो जाएगा? मेरा इनिशियल, जो बेसिकली मेरा इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट है। इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट को मैं बोलूंगी एफ आई से शो करेंगे। ये तो बेसिकली मेरा यहाँ पर ये जो हॉटन्स फॉर्मूला है ये इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन की बात करता है। इसका मतलब ए का मेरा क्या हो जाएगा? 3। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा क्या होता है? हॉटन्स, जो हॉटन्स डीके कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है? हमारा हॉटन्स डीके कांस्टेंट। हॉटन्स डीके कांस्टेंट के से शो किया जाता है और टी मेरा टाइम है। ये मेरी बेसिकली इक्वेशन है जो कि हमारी इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन कही जाती है। तो हॉटन्स फॉर्मूला 3 हो गया। लीजीमीटर की बात करें तो ये हमारे ये बताता है, ये एक तरीके से हमारा लीजीमीटर क्या है? एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि ये बताता है कि एक्चुअल में जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कितना लॉस हुआ है। तो एक्चुअल में कितना सॉइल मॉइस्चर लॉस हुआ है ये लीजीमीटर बताता है। तो मेरा बी का क्या हो जाएगा? 4। ब्लैनी-क्लीडेल की बात की जाए तो ब्लैनी-क्लीडेल बेसिकली मेरा जो इवेपोट्रांसपिरेशन है उसको कितना एवोपरेशन ट्रांसपिरेशन हुआ है उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी क्रॉप की कंजम्पटिव वाटर है, कितना कंजम्पटिव वाटर का यूज हुआ है, इन सबको बताने के लिए यूज किया जाता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है जिससे इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर किया जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा? मेरा 1। और पेन कोफिशिएंट की बात की जाए, हमें पता ही है पेन कोफिशिएंट क्या होता है। बेसिकली अगर लेक जैसे पेन है, मेरा पेन में मैंने अपना पूरा, हमने जो एक्सपेरिमेंट है उसको किया और पेन एवेपोरेशन जो कोफिशिएंट जो पेन है उसमें किया और पेन कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें लेक एवेपोरेशन मिल जाता है। तो पेन कोफिशिएंट क्या हो गया? बेसिकली रेशियो है हमारा, जो लेक एवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है? पेन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय हमारा पेन एवेपोरेशन, क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा लेक एवेपोरेशन अपॉन जो पेन एवेपोरेशन है। तो डी का मेरा 2 हो जाएगा। तो ए 3, बी 4, सी 1 एंड डी 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द ऑब्जर्व्ड एनुअल रन ऑफ फ्रॉम अ बेसिन ऑफ एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर। मुझे एरिया दे रखा है बेसिन का जो कि 500 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन मेरा यूनिट के गेम पर है। इज, तो मेरा रन ऑफ दे रखा है जो कि मेरा है 150 मिलियन मीटर क्यूब। तो मेरे को मिलियन में दे रखा है, मतलब 10⁻6 करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। एंड द करस्पॉन्डिंग एनुअल रेनफॉल ओवर द बेसिन ड्यूरिंग द सेम ईयर इज 750 mm। तो मेरा जो पूरा बेसिन है उस पर जो एनुअल रेनफॉल हुआ है वो 750 mm हुआ है पूरे साल। तो रन ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहली बात, अगर रन ऑफ कोफिशिएंट की बात करें, रन ऑफ कोफिशिएंट है इसका मतलब उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो आप यूनिट के गेम पे भी इसको खेल सकते हो। अगर मेरा ऊपर वॉल्यूम आ रहा है तो नीचे भी मेरा एरिया और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। तो रन ऑफ जो है मेरा और अपॉन में रेनफॉल कर देंगे, तो रन ऑफ अपॉन रेनफॉल मेरा बेसिकली आंसर होगा। अब अगर मैं रन ऑफ की बात करूँ तो रन ऑफ मुझे कितना दे रखा है? 150 मिलियन को मैं 10⁻6 कर लूंगी और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। नीचे मेरा एरिया है 500 किलोमीटर स्क्वायर है, 10⁻6 करूंगी क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000, तो किलोमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 1000 आएगा, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। ये 750 है mm में, मैं इसको 1000 में डिवाइड कर देती हूँ, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये भी मेरा मीटर हो गया। बस अब इसको हमें चेंज करना है। तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 ये कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल हो गई। 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो गई। तो अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा 150, ऊपर आ रहा है मेरा, नीचे है मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय 75 और 75 से ये 150 कैंसिल होगा तो नहीं। अब 2/5 मेरा क्या हो जाएगा? 2/5 को अगर करें तो 0.4 होता है। 2/5 मेरा 0.4 होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ वाटर सरफेस विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन की सबसे पहले बात की जाए तो एक इवेपोरेशन टर्म होता है और एक बॉइलिंग टर्म होता है। तो इवेपोरेशन में हम एक्सटर्नल सोर्स से हम
प्रोवाइड नहीं करते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हमारी बेसिकली लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है, जो फ्री सरफेस पे जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो ये हमारी एक कूलिंग प्रोसेस है। तो आपको देखो फील होगा जब स्वेट आता है और स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमें कूलिंग प्रोसेस जो होती है, कूलिंग फील होती है। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है और जो लिक्विड है फ्री सरफेस पे वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ये कूलिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स पे हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है। अगर मेरा वेपर प्रेशर ज़्यादा है, अगर मेरा वेपर प्रेशर जो मेरा एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर है वो अगर ज़्यादा है तो मेरा जो इवेपोरेशन है वो कम होगा। जो प्रेशर है अगर वो ज़्यादा है तो इवेपोरेशन मुझे कम देखने को मिलेगा, इवेपोरेशन मेरा कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मेरी एयर का वेलोसिटी है, विंड स्पीड है या फिर जो टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। मतलब इवेपोरेशन पे डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो हमारा विंड वेलोसिटी है, विंड की जो स्पीड है उस पर भी हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है इवेपोरेशन का रेट। इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर विंड की जो वेलोसिटी वो ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर हो या फिर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा और इवेपोरेशन मेरा डिक्रीज करेगा। इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा बेसिकली सॉल्ट्स प्रेजेंट है, अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, सॉल्युबल सॉल्ट्स की अगर बात करूं, सॉल्युबल सॉल्ट्स और जो इवेपोरेशन का रेट है वो इनवर्सली है। वो क्या है, हमारा सॉल्युबल सॉल्ट्स ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। अगर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है तो आप देखोगे जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब रिवर और सी के कंपेयर में रिवर का वाटर ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करेगा क्योंकि सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें डेप्थ की, डेप्थ अगर डेप्थ ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें बोला गया है हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन किस देखने को मिले, तो डेप्थ ज़्यादा है तो मेरी हाई जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगी। तो एक हो गया हमारा फ्लैट सरफेस, एक हो गया मेरा कॉन्वेक्स सरफेस और एक हो गया मेरा कॉनकेव सरफेस। तो कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं सरफेस से, तो कैंसिल कर दो। तो अगर आप देखो डेप्थ की इन्वर्सली है तो जिस कम डेप्थ उसका ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आप देखोगे कॉन्वेक्स सरफेस पे हमारी डेप्थ कम देखने को मिलेगी, इन कंपेयर टू कॉनकेव में जाओगे तो डेप्थ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो किस में हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स वाटर सरफेस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर पे, विंड पे, सॉल्युबल सॉल्ट पे किस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ कहाँ देखने को मिलता है। मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ इज बिकॉज ऑफ अ फ्लैश स्टॉर्म, लीफ शेप कैचमेंट, इम्प्रूव्ड लैंड मैनेजमेंट या फिर प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो अगर हम बात करते हैं सरफेस रन ऑफ की तो सबसे पहली बात कि बेसिकली सरफेस रन ऑफ होता क्या है। तो जैसे रेनफॉल हुआ, हमारा रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल होता है तो वाटर हमारा या तो इन्फिल्ट्रेट होगा हमारे सॉइल के अंदर, या फिर हमारा जो रेनफॉल है, जो रन ऑफ है, बेसिकली जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर, एक्सेस रेन वाटर हमारा सरफेस पे फ्लो करेगा। जो हमारा स्टॉर्म का वाटर है या फिर हमारा जो मेल्टिंग वाटर है या फिर कोई भी जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जो वाटर आया है, जो हमारा वाटर हमारे ग्राउंड सरफेस पे आया है, जब वो बहुत जल्दी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता सॉइल के अंदर तो वो हमारा फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि रेनफॉल इतनी ज़्यादा तेज हो गई, रेनफॉल इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि जो हमारे रेनफॉल जो अराइव हुई है वो बहुत ज़्यादा क्विकली है। किससे क्विकली है, जो हमारी सॉइल इन्फिल्ट्रेट कर सकती थी उसकी कैपेसिटी जो है, इन्फिल्ट्रेट करने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तेज हमारी रेनफॉल की अराइविंग कैपेसिटी है। तो हमारी सॉइल उसको उतनी जल्दी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है तो हमें रन ऑफ देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि जो मेरे सॉइल के पोर्स हैं, जो सॉइल है मेरा उसके जो पोर्स हैं वो फुली सैचुरेटेड हो गए। जो सॉइल के जो पोर्स हैं मेरे वो फुली सैचुरेटेड है। सॉइल के पोर्स अगर फुली सैचुरेटेड है तो वो जितनी वाटर उनको अपने अंदर वो इन्फिल्ट्रेट कर सकती थी उतना उसने कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जब सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो, सॉइल के जो वॉइड्स हैं वो फुली सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या होगा, सैचुरेट होने की वजह से ऑयल के पार्टिकल्स पूरे वॉइड जो है वो फुली सैचुरेट होने की वजह से अब जो वाटर आएगा वो रन ऑफ को देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर रन ऑफ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या पता चला कि जो रन ऑफ है उसमें हमें
देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिला कि या तो हमारा जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया, या जो सॉइल के पोर्स है वो फुली सैचुरेटेड है, तो हमें रन ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो हमारा रन ऑफ क्यों देखने को मिलता है कि हमारे पास रोड ज्यादा बने हुए हैं, पेवमेंट ज्यादा है। तो अब इस तरीके के स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका जो वाटर है, जो हमारा वाटर है वो अंदर जो जो है वो मतलब परकुलेट नहीं कर सकता। बेसिकली हमारा जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, इम्परवियस सरफेस एरिया है। तो इम्परवियस इम्परवियस एरिया की वजह से परकुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एरिया पे क्या होगा, रोड या पेवमेंट पे क्या होगा, कंक्रीट के रोड पेवमेंट्स पे क्या देखने को मिलेगा कि वाटर उनके ऊपर ही फ्लो कर रहा है, ग्राउंड में सोक होके नहीं जा रहा है। तो इन ये सब रीजंस की वजह से हमें सरफेस पे रन ऑफ देखने को मिलता है। वैसे अगर हम बात करें तो जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है वहां पर मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट एरिया में जो हमारा इम्परवियस एरिया है वो कम होगा। फॉरेस्ट एरिया में हमारा इम्परवियस एरिया कम होगा, सॉइल सैंड ज्यादा होगी, सॉइल ज्यादा होगी। तो फॉरेस्ट एरिया में सैंड ज्यादा होने की वजह से, सॉइल ज्यादा होने की वजह से वो परकुलेट कर पाएगा, तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, सरफेस रन ऑफ कम देखने को मिलेगा। तो फ्लैश स्टॉर्म जो जब ज्यादा मतलब फ्लैश स्टॉर्म क्या है कि रेनफॉल इतनी तेज अराइव हुआ कि इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी भी कम हो गई, इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी भी कम हो गई, रेनफॉल इतनी तेज अराइव हुई। तो फ्लैश स्टॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओइंग टू द स्टोरेज इफेक्ट द पीक ऑफ द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, जो हमारा आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक है विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। तो दो हाइड्रोग्राफ है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, बेसिकली अगर हम हाइड्रोग्राफ की बात करें तो हाइड्रोग्राफ हमारा क्या है, एक ग्राफ है जो कि डिस्चार्ज और टाइम के बीच में बनता है, बिल्कुल हमें पता है ये बात। तो हमारे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा हाइड्रोग्राफ बनता है, जो हमारा ग्राफ बनता है उसको हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। तो एक मेरा रेड से मैंने इनफ्लो शो किया है, रेड से मैंने शो किया इनफ्लो, और मैं ब्लू से शो कर रही हूँ आउटफ्लो, ब्लू से शो कर लिया हमने आउटफ्लो। तो ये मेरा जो रेड का इनफ्लो है, बेसिकली रेड की बात करूँ, जो ये इनफ्लो है इसका पीक आप देख सकते हो, इसका पीक ग्रेटर है आउटफ्लो से। तो ये क्या कह रहा है, आउटफ्लो का जो पीक है वो स्मॉलर है इनफ्लो के पीक से। और ये मेरा क्या हो जाएगा, जो आउटफ्लो का ये आउटफ्लो है मेरा तो अगर बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो के पीक में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वही बोल रहा है कि जो रिडक्शन इन पीक वैल्यू इसको क्या बोला जाता है, ऐसे लैग बोला जाता है, अटेन्युएशन बोला जाता है, रूटिंग बोला जाता है, या प्रिज्म स्टोरेज बोला जाता है। तो जो हमारा पीक में डिफरेंस देखने को मिलता है, जो पीक में डिफरेंस देखने को मिला है इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में, जो पीक में डिफरेंस देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम अटेन्युएशन। तो अटेन्युएशन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में देखने को मिलता है, जब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो हमें डिफरेंस मिलता है उसको बोलते हैं हम लैग, से बोला जाता है लैग। तो हम लैग टर्म भी होता है और एक हमारा अटेन्युएशन होता है। तो जो लैग है वो हमारा इस तरीके से हम शो करते हैं। ये तो हमारा डिफरेंस दोनों के पीक, जब हमारा जो पॉइंट आया है इस टाइम पे आया है और ये इस टाइम पे आया, तो इसको बोलते हैं हम लैग, इसे बोला जाता है लैग। और जो हमारा वर्टिकल हमें डिफरेंस देखने को मिला उसे बोला जाता है अटेन्युएशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ वाटर शेड इज ट्राइंगुलर इन शेप होना चाहिए था, शेयर लिखा है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ, एक तो पहली बात, सबसे पहली बात हमें क्या पता चला, यूनिट हाइड्रोग्राफ है मतलब रन ऑफ या फिर रेनफॉल एक्सिस कितना हो जाएगा, रन ऑफ मेरा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो रन ऑफ मुझे पता चल गया 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वाटर शेड इज अ ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप में होगा बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से मेरे को देखने को मिलेगा। बेस पीरियड जो है वो मेरा 20 आवर्स का है, 20 आवर्स मेरे को बेस पीरियड दे रखा है। तो टी हो गया मेरा 20 आवर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ वाटर शेड दे रखा है, तो एरिया की वैल्यू दे रखी है मुझे 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर। तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेती हूँ, तो 500 इंटू 10⁴ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है पीक डिस्चार्ज निकालो मीटर क्यूब पर आवर में। तो हमें सेकंड में चेंज नहीं करना है, पर आवर में निकालना है। तो अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात मुझे पता है रेनफॉल एक्सिस जो रन ऑफ होता है वो मेरा वॉल्यूम अपॉन, जो मेरा ये वॉल्यूम है पूरा, इसका जो हमारा वॉल्यूम है इस ट्राइंगल का, और वो जो हमारा कैचमेंट एरिया है उसको हम बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है रेनफॉल, रेनफॉल एक्सिस इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है हमारा अपॉन कैचमेंट एरिया। जो ये वॉल्यूम है वो मेरा जो एरिया अंडर ट्राइंगल होता है वही मेरा वॉल्यूम होता है। तो उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं वॉल्यूम की फाइंड करना चाहूँ तो हम किसी और पेज पे इसको करते हैं सॉल्व।
पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात है बेस पीरियड हमारा 20 आवर्स था, एरिया ऑफ कैचमेंट हमारा 500 हेक्टेयर था जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो अब हम इसको आगे करते हैं कन्वर्ट। अब अगर हम इसकी एरिया निकालना चाहें तो मेरा सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम। हाफ बेस हो जाएगा मेरा 20 आवर्स, और आवर्स में ही रहना है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाफ बेस तो हो जाएगा मेरा 20 आवर्स, और जो मेरा क्यू था वो तो मेरा उसका पीक पॉइंट है वही तो मुझे निकालना है, उसको हम क्यू मान लेते हैं। नीचे हमारा हो जाएगा 500 टू 10 टू द पावर 4, 500 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको 100 में डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। हम बस इसे यहाँ भेज देते हैं, क्यू वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू यहाँ निकालने तो ये हो जाएगा मेरा 500 टू 10 टू द पावर 4, नीचे हो जाएगा मेरा 100, और ये है मेरा यहाँ का जो 1/2 था, और यहाँ पर है मेरा 20। बस जीरो से जीरो पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा मेरा 5 इंटू 10 की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा मेरा 20 नीचे आ जाएगा और ऊपर 2 चला जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 3 करना ही नहीं चाहिए था, ये 10 हो जाता, और 2 से 2 कैंसिल। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5 0 0 0 3 जीरोज आ जाएंगे मीटर पर आर, क्योंकि हमने आर को सीक्वेंस में चेंज ही नहीं किया। तो 5000 मीटर क्यूब पर आर। तो यहाँ से ये पता चलता है 5000 मीटर क्यूब पर आर मेरा निकल गया है। मतलब जो मेरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन रेन और ड्रिजल कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्राउंड एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो बेसिकली मेरा जो रेन वाटर है या ड्रिजल जो है वो मेरी जो ग्राउंड है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर उससे कांटेक्ट में आता है तो द वाटर ड्रॉप फ्रीज टू फ्रॉम एन आइस कोटिंग इज नोन एज। तो उसको क्या ग्लेस कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं, या फिर उसे हम हेल कहते हैं या स्लीट कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कुछ चीजों को समझेंगे। सबसे पहले प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म्स को देखेंगे। सबसे पहला अगर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म को देखें तो हमारा रेनफॉल जो है सबसे फेमस प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। तो अगर रेन की बात करते हैं, रेनफॉल की अगर बात करें तो जो हमारा साइज है, रेन ड्रॉप की जो साइज है वो हमारी 0.5 mm से लेके 6 mm के बीच में वेराई करती है। तो अगर इनके बीच में वेराई कर रहे तो वो हमारा रेन में कंसिडर किया जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, अगर 0.5 mm, ये एम मीटर लिख दिया है, 5 mm से कम है, अगर 0.5 mm कम है मेरा रेन ड्रॉप का साइज और उसकी इंटेंसिटी 1 mm पर आर से हो रही है, अगर उसकी 1 mm पर आर है, इंटेंसिटी क्या है तो रेनफॉल की जो इंटेंसिटी की एक 1 mm पर आर देखने को मिल रही है, कंसीडर की जाती है। ये वाली कंडीशन हमारी ड्रिजल होती है, मध्यम मध्यम जो बिल्कुल बूंदे गिर रही हैं उसे हम बोला जाता है ड्रिजल। लेकिन वहीं पे रेन की बात की जाए, वहीं पे रेन की बात करें तो मोस्ट फेमस हमारा प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, और जो हमारे रेन ड्रॉप्स की साइज होती है वो 0.5 mm से लेके 6 mm के बीच में वेराई करती है। यहीं पे अगर इंटेंसिटी की बेसिस पे हम रेनफॉल को भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि लाइट रेन, मीडियम रेन और हमारा हमको हैवी रेन देखने को मिलेगी। अगर लाइट रेन की बात की जाए, लाइट रेन की अगर बात करें हम, तो लाइट रेन की अगर बात करें तो इंटेंसिटी आपको क्या देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 2.5 mm पर आर। तो यहाँ पर मैं जो इंटेंसिटी है mm पर आर में लिखूंगी, तो लाइट रेन की आपको देखने को मिलेगी 2.5 mm पर आर। मीडियम रेन की आपको देखने को मिलेगी 2.5 से लेके 7.5 mm पर आर। और जो मेरी हैवी रेनफॉल हो रही है, हैवी रेन जो कंसिडर की जाती है, उसमें 7.5 mm पर आर से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये तो मेरा रेनफॉल की इंटेंसिटी पे हमने इसको बेसिस पे डिफाइन किया। वहीं पे हमारा एक होता है स्नोफॉल। अगर मैं स्नोफॉल की बात करूँ तो स्नोफॉल क्या है, स्नोफॉल बेसिकली सॉलिड फॉर्म में हमारा, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में आइस क्रिस्टल जो हमारे हमारे ग्राउंड पर आ रहे हैं, जो अर्थ सरफेस पर हमारे जो आइस क्रिस्टल आ रहे हैं उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। अगर इसकी एवरेज डेंसिटी की बात करें, एवरेज डेंसिटी की बात करें तो एवरेज डेंसिटी हमें क्या देखने को मिलेगी, एवरेज डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी 0.1 ग्राम पर सीसी। तो 0.1 ग्राम पर सीसी हमको अगर एवरेज डेंसिटी देखने को मिल रही है तो उसे हम स्नोफॉल बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं वहीं पे, अगर तीसरी की बात करें हम, तो हमें देखने को मिलता है ड्रिजल। ड्रिजल अभी हमने देख लिया, जिसका साइज हमारा 0.5 mm से भी कम देखने को मिलता है, वो ड्रिजल है। ग्लेज की बात करते हैं, अगर हम ग्लेज की बात करें तो ग्लेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लेज में क्या होता है, यही जो अभी हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, जो रेन ड्रॉप है वो हमारे सरफेस पे आए, जो सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो जो हमारी रेन ड्रॉप है अगर वो
इस कोल्ड सरफेस से आके टच हो जाती है और फिर वो हमारा सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसे हम ग्लेज बोलते हैं या फिर फ्रीजिंग रेन बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारा एक देखने को मिलता है हेल। अगर हम हेल की बात करें, हेल की बात करें तो जो मेरा साइज है, जो रेन ड्रॉप का साइज है, जो बेसिकली मेरे आइस क्रिस्टल्स का साइज है, जो मेरे स्नो का साइज है, वो 8 mm से ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब लार्ज स्नो के जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो मेरे अर्थ सरफेस पर आ रहे हैं, तो लार्ज स्नो पार्टिकल्स को हम इसलिए हेल बोलते हैं। वेल, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ग्लेज हो जाएगा। इसमें इसके बारे में डिफाइन किया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ग्लेज आंसर हो जाएगा भाई। वहीं पे हमने स्लीट के बारे में डिस्कस नहीं किया। स्लीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर जो साइज देखने को मिलता है वो हमारा 5 mm से कम साइज देखने को मिलता है। तो जो मेरा ड्रेन ड्रॉप का साइज है वो 5 mm से कम देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रोजन ट्रांसपेरेंट रेन ड्रॉप होती है। तो ये कैसी रेन ड्रॉप है, हमारी फ्रोजन ट्रांसपेरेंट रेन ड्रॉप है। ट्रांसपेरेंट रेन ड्रॉप जो है मेरी 5 mm से कम साइज की, उसको हम स्लीट बोलते हैं। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर ग्लेज हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो अगर हम बात करते हैं रेन गेज जो हमारा रेनफॉल को मेजर करता है, वहीं पे हमारे पास दो तरीके के रेन गेज देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग और एक होता है हमारा रिकॉर्डिंग। तो जो टाइम के वर्सेस में रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। और नॉन रिकॉर्डिंग कौन से होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग में सबसे फेमस जो इंडिया में IMD के द्वारा कॉमनली यूज किया जाता है वो है सिम्पसन या साइमन गेज। जो साइमन रेन गेज है ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग में आता है। वेल, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो टिपिंग बकेट है या हमारा या वेइंग बकेट है या फिर हमारा जो फ्लोटिंग टाइप है, बेसिकली फ्लोटिंग टाइप जो है ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा रिकॉर्डिंग वाला है, ये रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ये तीनों ही हमारे रिकॉर्डिंग रेन गेज हैं। अगर हम इसमें भी बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाने वाला हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो उसकी बात करें जो सबसे ज्यादा इंडिया में अडॉप्ट किया गया है वो है हमारा फ्लोटिंग टाइप। जो फ्लोटिंग टाइप है बेसिकली, ये तो आंसर है हमारा, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। ये हमारा सबसे ज्यादा मोस्टली इंडिया में यूज किया जाता है, मोस्टली इंडिया में यूज किया जाता है ये रिकॉर्डिंग टाइप। जो हमारा रेन गेज है, तो दो तरीके के रेन गेज होते हैं, एक नॉन रिकॉर्डिंग और एक रिकॉर्डिंग, जिसमें हमारा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नेचुरल साइफन या फिर हमारा फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर वन डायमेंशनल फ्लो विदाउट रिचार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है विदाउट रिचार्ज इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो एक्यूफर हमारे एक कन्फाइंड होता है और एक अनकन्फाइंड होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो हमारा अनकन्फाइंड है विदाउट रिचार्ज बिटवीन टू वाटर बॉडीज, द स्टडी वाटर टेबल प्रोफाइल इज। या स्टडी वाटर टेबल प्रोफाइल हमारा इक्लिप्स होता है या पैराबोला होता है या स्ट्रेट लाइन होता है या फिर आर्क ऑफ एन सर्कल होता है। तो अगर हम बात करें, दो कंडीशन आपको याद कर लेनी है। अगर मेरा जो अनकन्फाइंड है विदाउट रिचार्ज है, तो अगर मेरा जो अनकन्फाइंड है विदाउट रिचार्ज, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अनकन्फाइंड है, अनकन्फाइंड एक्विफर है, दो कंडीशन हो सकती है। एक होता है विदाउट रिचार्ज, एक हो गया हमारा विदाउट रिचार्ज, और एक हो जाएगा मेरा विद रिचार्ज। तो एक तो मेरा विदाउट रिचार्ज हो जाएगा फ्लो, विदाउट रिचार्ज फ्लो, और एक हो जाएगा मेरा विद रिचार्ज फ्लो, रिचार्ज फ्लो के द्वारा, रिचार्ज फ्लो। विदाउट रिचार्ज फ्लो एंड विद रिचार्ज फ्लो, अनकन्फाइंड के दो कंडीशन है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो अनकन्फाइंड है बेसिकली, अगर इसकी बात की जाए तो विदाउट रिचार्ज फ्लो में जो हमारा है बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो वहां पर हमें पैराबोला शेप का प्रोफाइल देखने को मिलता है। जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं वो हमारी होती है पैराबोला शेप की। तो यहाँ पर विदाउट रिचार्ज में आपको पैराबोला शेप का होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो विदाउट रिचार्ज पूछा जा रहा है तो पैराबोला हो जाएगा। लेकिन अगर विद रिचार्ज फ्लो होता तो जो मेरी वाटर टेबल है, जो मेरा इक्वेशन डिराइव किया जाता है वो एलिप्स के द्वारा डिराइव किया जाता है, एलिप्स इक्वेशन के द्वारा डिराइव किया जाता है। तो अगर विद रिचार्ज के लिए पूछा जाएगा तो एलिप्स लगाना है, और विदाउट रिचार्ज फ्लो पूछा जा रहा है तो पैराबोला लगाना है। पैराबोला विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मॉइस्चर कंटेन इन अ सॉइल इज एट द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल, the ratio of actual evapotranspiration
टू द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज। तो सबसे पहली बात, एईटी क्या होता है और पीईटी क्या होता है। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, जो एक्चुअली प्लांट में जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर का लॉस हो सकता है, जो वाटर अमाउंट रिमूव हो सकता है, वो हमारा एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होता है। पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन कि वो कितनी एबिलिटी रखता है, कितनी एबिलिटी रखता है कि जो इवेपोरेशन के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू उस वाटर को रिमूव कर सके। तो ये हमारा पीईटी हो गया। तो एईटी और पीईटी, वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एईटी और पीईटी का जो हमारा रेशियो है उसको हमें फाइंड करना है। तो अगर फील्ड कैपेसिटी की बात की जा रही है तो दो कंडीशन होती है, एक फील्ड कैपेसिटी होता है, एक विल्टिंग पॉइंट होता है। अगर फील्ड कैपेसिटी होती है तो फील्ड कैपेसिटी में जो हमारा एक्चुअल एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन है और जो पीईटी है, मतलब एईटी और पीईटी का जो रेशियो है, अगर मेरा फील्ड कैपेसिटी है तो उस केस में मेरा जो इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर हमारे सॉइल में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में इनएडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मतलब इनएडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर है। तो अगर इनएडुकेट वाटर है तो जो मेरा एटी अपॉन पीटी का रेशियो होगा, एटी अपॉन पीटी का रेशियो होगा, वो मेरा लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर मेरा जो विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, वहां तक अगर मेरी कंडीशन पहुंच गई सॉइल की, तो मेरा एटी अपॉन पीटी का रेशियो 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर ये हमारा भी फील्ड कैपेसिटी पे पूछ रहा है तो बेसिकली यहाँ पर 1 हो जाएगा। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर है सॉइल में, उतनी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो एटी अपॉन पीटी का रेशियो 0 हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा फील्ड कैपेसिटी है वो क्या है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो सॉइल अपना ड्रेन कर लेता है। जब हमने वाटर डाला सॉइल के अंदर कुछ वाटर ड्रेन आउट होकर चला जाता है, तो वो जो कैपेसिटी है, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसे फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि अब हमने जब वाटर अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया, एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड नहीं किया, तो ये मिनिमम सॉइल है जिसपे अब हमारा सॉइल, जो हमारा प्लांट है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।